कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है उसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन ले लेंगे कंटिन्यूटी पे। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल लें कॉपी में आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, क्या तरीका है। आपके पास उसे हम इस तरीके से दिखाते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन लगा दिया जाता है, ठीक है जी। अब आपको ये तो डिटर्मिनेंट का साइन है, अरे भाई फंक्शन है ये, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में काउंट होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। क्या मतलब है भाई लेस देन और इक्वल टू, कैसे निकालते हैं इसका मतलब। मान लीजिए कहीं आपके पास लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2। अब ये अपने आप में एक इंटीजर है, अगर इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू अपने आप में एक इंटीजर है तो वो जो की तो आ जाएगी, प्लस की हो या माइनस की, उससे कोई फर्क नहीं, तो वो जो की तो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लिखा है जैसे 2.1, तो 2.1 इंटीजर नहीं है, ये 2.1 जिन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है उनमें से जो छोटा इंटीजर है ना वो लिखना है आपको। 2.1 लाइज बिटवीन 2 and 3, एंड आउट ऑफ 2 and 3 विच इंटीजर इज स्मॉलर, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 2 हो गई। राउंड ऑफ नहीं करना, फिर सुन लो मेरी बात। कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, 2.99 देखा, कहने लगे भाई 2.99 तो 3 हो रहा, राउंड ऑफ नहीं करना है। मैंने क्या कहा, जो भी इसके अंदर लिखा है, इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन सिंपली यू हैव टू चेक द टू इंटीजर इन बिटवीन, इन जिसके बीच में ये इंटीजर लाई कर रहा है, इन विच दिस वैल्यू लाइज, तो वो दो इंटीजर में से जो छोटा इंटीजर है वो आपकी वैल्यू होगी। अब 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है जी, 3 नहीं होगा। बस ये चीज ध्यान रखने वाली है। कहाँ गलती होती है, गलती होती है नेगेटिव वालों में। कैसे, मान लीजिए आपके पास लिखा है माइनस के 1.3, माइनस के 1.3 ये लिखा है मेरे पास। अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 -2, इसी बात में दिमाग घूमता रहता है कि -1 या -2। अरे भाई अगर आपको कहीं भी जरा सा भी डाउट है तो आपके पास एक छोटी सी लाइन ही तो खींचनी है आपको। भाई यहाँ 0 आया, ये -1 आया, ये -2 आया, तो -1.3 तो यहाँ लाई करेगा। इससे लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि छोटा इंटीजर तो लेफ्ट में होगा, बड़ा इंटीजर राइट में होगा। तो इसका मतलब ये इससे ठीक छोटा क्या है, -2, तो यहाँ पर वैल्यू -2। पहले मुझे ये चीज बताओ, ये सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें जो ऑनलाइन बैठे हैं, बाकी आप लोग बताओ समझ में आ गई बात, सबको अच्छे से क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे कंटिन्यूटी का वो एक अलग बात है, फिलहाल हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, देता क्या ही है। क्योंकि जब हम इस किसी भी इंटीजर वैल्यू में से h को माइनस करेंगे या h को प्लस करेंगे, h क्या है, h इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच ऑलवेज अप्रोचेस टू 0, तो वहां से जो हमें मिलेगा आपको उससे ठीक छोटा इंटीजर देना है। ये बात आपको पता होगी तभी तो आप वैल्यू रखोगे। आपको मालूम ही नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, आपको पता ही नहीं कहां से आया n, कहां से आया n+1, कहां से आया n-1, ये बात क्लियर ही नहीं होने की। तो इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया पहले कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। पहले एक सिंपल साधारण सा सवाल ले रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 19th क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब हर इंटीजर वैल्यू पर ये जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, वो ये बात कहना चाह रहा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कोई कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर आपने ले लिया 2
या 3 या 5 नहीं, आपको जनरल इंटीजर लेना है। और अगर आपने जनरल इंटीजर के लिए इसे डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे यस इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू, हर इंटीग्रल वैल्यू पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है जो आपकी किताब वाला है, कोई ऐसा बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। लेने को तो हम सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी ले सकते थे खाली, लेकिन जो किताब में है वही समझा देता हूं आपको। 19th क्वेश्चन नोट कर ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक कंसेप्ट नोटबुक में बता चुका हूं, जिनके नाम लिखे हुए हैं मेरे पास ग्रुप पर, उनके अगर वो नहीं लेकर गए हैं तो ले जाएं। 120 रुपीज उसकी कॉस्ट आई है, वो याद से लेकर आए साथ में। और जिसकी फीस पेंडिंग है भाई, वो विद इन 1 और 2 डेज उसे क्लियर कर दे। मैं कई बार कह चुका, बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके पास है फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स, जो भी कहें आप, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। उसने कहा ये डिसकंटिन्यूअस होगा हर इंटीग्रल पॉइंट पे, तो हमने क्या करा, एन ले लिया। एन क्या है, एक इंटीजर। एन ले लो, कुछ भी नंबर कुछ भी कंसीडर कर लो, मैंने यहाँ एन इसे इंटीजर को कह दिया। तो सीधा सीधा फंडामेंटल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका वही, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मेरे बच्चे, एफ ऑफ, आपके पास एन पे चेक कर रहे हैं तो एन माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का हमारे पास क्वेश्चन है। तो लिखने का तरीका एन पे चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एन माइनस एच। एन माइनस एच मतलब भाई यहाँ तो एक ही फंक्शन है आपके पास, अलग अलग तो है नहीं, तो रखा तो इसी के अंदर ही जाएगा। तो आपने इसे इसके अंदर पुट कर दिया वैल्यू को, क्या मिला, एन माइनस एच। तो यहाँ पहले लिमिट लगा लेना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एन माइनस एच, तो यहाँ पहले से, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन माइनस एच। अच्छा एक बात समझो, एन कोई भी एक इंटीजर है, अपने दिमाग में कोई भी एक इंटीजर मान लो, कोई भी जो आपका मन करे, 2 3 5 7 10 15 20 50 कुछ भी। आपने उसमें से एक बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर दी विच इज अप्रोचेस टू 0 लगभग, यानी कि 0.00000001 ले लिया हमने, उसे आपने उस इंटीजर में से माइनस कर दिया जो आपने सोचा, ठीक। वो वैल्यू बच गई यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। तो अब जो आपको इससे वैल्यू मिलेगी पूरे से, वो वही इंटीजर आएगा जो आपने सोचा था, उससे एक ज्यादा आएगा या उससे एक कम आएगा, आप बताइए। सर एक कम आएगा। एक कम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपने मान लीजिए 5 सोचा, आपने मान लीजिए 5 सोचा, 5 में से आपने 0.00001 माइनस कर दिया तो 4.9999 आ गया। अब 4.9999 इंटीजर तो है नहीं, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो क्या है, इसका मतलब कोई ना कोई डेसिमल नंबर है। अब वो जिन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, उससे ठीक छोटे वाले, उसमें छोटे वाले को लेना है। तो भाई 4.99 तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 आया, हमने सोचा था क्या 5, आया क्या 4, एक कम आया ना। अब हमने लिया था इंटीजर n, उससे एक कम आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n माइनस एच माइनस ऑफ n माइनस 1। इतने में कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच, तो यहाँ से बचा माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ से बचा। आपने h को 0 पुट कर दिया, 1 वैल्यू मिल गया आपको यहाँ से। ये आई मेरे बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आई हमारे पास, बिल्कुल इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकाल के देखो और मुझे बताओ कितनी आई। अपने आप करेंगे, पहले कर रखा है तो उसे देखने की जरूरत नहीं, दोबारा से करो। निकालने तेजी से, बिल्कुल इसी फंडामेंटल पे चलेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स कर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच, एन प्लस एच। हाँ जी, कितना आया, 0 आ जाएगा। 0 आएगा। यस सर। 0 आ रहा भाई, देख लो बाकी बच्चे भी निकाल के एक बार। त्यागी जी 0 बता रहे, 0 आएगा। तो आपने राइट हैंड लिमिट निकाल ली,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गई। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए? ठीक है खुशी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कह देंगे सो एफ एक्स इज क्या बच्चे? डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। इट इंप्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। ठीक, कोई परेशानी, दुविधा, दिक्कत, कुछ भी बात क्लियर ना हुई हो तो बोलो, दोबारा समझा दो। समझ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबके? क्लियर है भाई? चलिए यस सर। अब इसके बाद शुरुआत के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो समझने हैं, जिसमें कि मैं आपसे कह रहा था कि कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। देखो पहला दूसरा तो सिंपल है, ये तो आप कर लेंगे, पॉइंट दे रखा है उसमें, आपको सिंपल लिमिट निकालनी है और फंक्शन में पुट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, पहले शुरू के 2-3 क्वेश्चन रह रहे थे हमारे, वो भी समझ लीजिए। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? उसने कहा आपके पास फंक्शन है मेरे बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ये लिखा है, और उसने हमारे से कहा कि प्रूव दैट दिस इज कंटिन्यूअस एट 0, -3, 5। देखो वैसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आपके पास जो कंसेप्ट नोटबुक है आप उसमें देखें, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए होंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट करके कंटिन्यूटी वाले टॉपिक के अंदर। तो वहां पे आपको ये मिलेगा टॉपिक कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमेशा वो कंटिन्यूअस होता है। आप देख लेना, घर पे ढूंढ लेना, पॉइंट नहीं मिले तो कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में जहाँ लिमिट विमिट के फार्मूले लिखे हैं उसके आसपास ही लिखा होंगे ये पॉइंट आपके पास। तो वैसे तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब उसने हमें पॉइंट दे दिया और कहा इस पे चेक करके बताओ। तो जब आपके पास इस तरीके का फंक्शन है और आपको उसे पीस वाइज ब्रेक करके नहीं दिया है, तो आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकाल लो और उस वैल्यू को फंक्शन में रख दो, दोनों इक्वल आ गए, आप कह दोगे कंटिन्यूस है। अलग अलग आए तो आप कह दोगे डिसकंटिन्यूस है। कैसे? जैसे मैं पहले निकाल रहा हूँ, 0 है जी पहला, एट एक्स इक्वल टू 0। सारे नहीं करूंगा, एक ही बता रहा हूं आपको सिर्फ। तो आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, या आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 5x माइनस 3। आपने इसके अंदर x की जगह 0 रख दिया तो आपको -3 मिल गया। अब आपने निकाल दिया f ऑफ 0। हाँ भाई, f ऑफ 0 निकाल दिया, तो यानी कि 5 इंटू 0 -3, -3 आ गया, ये भी -3, ये भी -3। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बिल्कुल सीधा 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 काम। आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। एग्जाम में क्वेश्चन वो आते हैं जिनमें के की वैल्यू निकालनी होती है, या वो 5 क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल में है। आज तक हमेशा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एनसीईआरटी से अगर किसी क्वेश्चन के आने की उम्मीद है तो वो आपके पास 26 से 30 तक मौजूद हैं, या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, या वो 34 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको रीडिफाइन करके सिखाया था मॉडुलस वाले में। ठीक है जी, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं होती है। फिर भी बताना मेरा फर्ज है ताकि कोई चीज आपकी रह ना जाए। इंटरनल एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि इस टीचर को क्या सवाल पसंद आ जाए और वो क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे। ऐसे ही आपके पास इसके अंदर -3 पे 5 पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उसमें आप 3 पे कैलकुलेट कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, वो भी नहीं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो आप कोई भी जनरल पॉइंट सी ले लेंगे और सी पर लिमिट एक्स टेंड टू, जहां मैंने 0 लिखा है ना, आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू सी, ये फंक्शन लिख देंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 5c माइनस 3 आ गया। फिर आप एफ सी कैलकुलेट कर देंगे, वो भी 5c माइनस 3 आ गया, और आप कह देंगे दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। अगर कहीं कोई फंक्शन सिंप्लीफाई करने को हो पा रहा है पहले, यानी कि जैसे
सी पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उसमें देखो आप, तो पहले फैक्टराइज हो रहा है ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना। इतनी तो अकल आप लोगों को है ही, ये तो आप लोगों ने पढ़ी रखा है कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो आप उसे x प्लस 5 x माइनस 5 लिख के x प्लस 5 उड़ा देंगे, x माइनस 5 आपके पास बचेगा, उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात सारी समझ में आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सिंपल आपसे कह रहा है x इक्वल टू एन पर, जहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वही लिमिट x टेंड्स टू n, एफ एक्स कैलकुलेट कर देंगे, एफ एन कैलकुलेट कर देंगे, सेम आ जाएगा। आप कह देंगे कंटिन्यूस है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसके बाद आगे सुनिए, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 तक के तो ये हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। क्या x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है? हमें नहीं पता भाई। आप इसके अंदर वही तरीका, लिमिट x टेंड टू पाई, एफ एक्स कैलकुलेट कर दो और एफ पाई कैलकुलेट कर दो। एक मेथड तो ये है। एक इसका और मेथड है थ्योरेटिकल अप्रोच जो हमारे पास है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है? इस क्वेश्चन में दो प्रकार के फंक्शन आ रहे, ध्यान से देखो आप यदि क्वेश्चन नंबर 20 को, तो इसके अंदर दो प्रकार के फंक्शन आ रहे। एक तो आ रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक आ रहा माइनस का साइन एक्स। अरे भाई दो फंक्शन इसके अंदर दिख रहे हैं आप सबको। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल। और आपने पढ़ रखा कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। हर पोलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। ये आपके पास साइन फंक्शन है, आप जानते हैं साइन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। इसका ग्राफ भी आपने पढ़ रखा है, देख रखा है। इसका ग्राफ बेसिकली इस तरीके से चलता है, इसका ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं होता। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है, इधर भी ऐसी लेफ्ट साइड में भी जाता है। तो इसका मतलब ये भी हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो आप देखें, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, दोनों अगर कंटिन्यूस है, एफ भी कंटिन्यूस जी भी कंटिन्यूस, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा। ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख लें कंसेप्ट नोटबुक खोलकर। जो बच्चे मेरे से अभी तक नहीं लेकर गए हैं भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मैं इस चैप्टर के बाद एक भी कंसेप्ट लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ वो यहाँ शो कर दूंगा। इसलिए जिनकी कंसेप्ट नोटबुक मेरे पास है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आज ही प्लीज इसको ले लें, ताकि आप लोगों का काम छूटे ना, हर टॉपिक आपको क्लियर होता रहे। हर फॉर्मूले को याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मूलों के मैथमेटिक्स नहीं होती। ये बात आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो जो भी कंसेप्ट नोटबुक अभी नहीं लेकर गए हैं, वो प्लीज मेरे पास से ले जाएं। तो ये भी आपके पास कंटिन्यूस आ गया, ये भी कंटिन्यूस आ गया, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको कि आप इसको ब्रेक करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स पे। आप कहेंगे वेयर, जहां पर कि हमारे पास जी एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एच एक्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास साइन एक्स, ये फंक्शन। फिर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, आप कहेंगे सिंस gx being a polynomial function, so it being a polynomial function, it is continuous everywhere, it implies gx is continuous। ऐसे ही आप फिर hx के बारे में थ्योरी लिखेंगे कि fx being a sine function and sine function is continuous everywhere, so hx function is also continuous। difference of two continuous function is also continuous, तो आप कह देंगे so it is continuous at x equal to pi। थ्योरेटिकल मेथड है, हर बच्चे के भेजे में नहीं घुसता, इसलिए मैं इस मेथड को अप्लाई करने को नहीं कहता हूं। आप क्या करें, आपको सीधा फंडामेंटल मैंने बताया है। ये तो अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, समय कम है, तेजी से फटाफट आप थ्योरी लिखते चले जाओ, हो जाएगा। नहीं तो आपको सीधा तरीका बताया, लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स कैलकुलेट करो और एफ पाई कैलकुलेट करो, दोनों सेम आएंगे, आप कह देंगे कंटिन्यूस है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ भाई, क्लियर है सभी को? ऐसे ही आपके पास अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला। ये भी इसी प्रकार से थ्योरेटिकल अप्रोच से इजीली हो सकते हैं, नहीं तो आप सी मान के कर दें। अब जो जो क्वेश्चन आपके इसमें बचे हुए थे वो सारे आप लोग आज ट्राई कर लेंगे।
ताकि कल हम इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 2 दिन मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि 2 दिन मुझे बीच में ऑफ करना पड़ गया आपका, कल भी कुछ मजबूरी पड़ गई थी, और एक दिन पहले घर के बाहर जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से। तो 2 दिन का काम जो हमारा डिले हुआ है, तो हो सकता है मुझे संडे को आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। तो वो मैं आप लोगों को इस संडे को, क्योंकि अगले संडे से तो टेस्ट है आप लोगों का, इस संडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। तो वो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, और उम्मीद करते हैं टाइम सुबह 10 बजे का रखेंगे हम, इसलिए सर कहीं कोई ट्यूशन। हाँ जी बताओ। सर हाँ 12 बजे खुशी, हमारी फेयरवेल है संडे को। तो 12 बजे ही तो है, 10 बजे का ही तो कह रहा हूँ मैं, 12 बजे छोड़ दूंगा। 2 घंटे से फालतू थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। सर अच्छा तैयार होना होगा। यस कितनी देर चाहिए तैयार होने के लिए? आधा घंटा? 11:30 छोड़ दूं? सर चलो 11 ऐसा बजे करते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग 15-20 मिनट बाद पढ़ाना शुरू करते हैं, तो संडे में शार्प 10 पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। एक जूम मीटिंग 40 मिनट की पूरी हो जाएगी, दूसरी वाली को जितना हो सकेगा उतना खींच लेंगे, जिसकी फेयरवेल है वो निकल के अपना जाते रहियो, रिकॉर्डेड क्लास से कर लेना बाद में, इतना कर लेंगे फिर तो ठीक है। यस सर। कल इस चैप्टर के डाउट्स ले लेंगे हम आपके, डिफरेंशियबिलिटी का एक 5 मिनट का टॉपिक है, आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है जी, कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। रोल्स लेग्रांजे आपको नहीं करनी है, इस साल के लिए कट चुकी है, डिडक्टेड सिलेबस में है रोल्स लेग्रांजे, तो वो आपको नहीं करनी है। सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी का पोर्शन है, वो हम कल बताएंगे, उसके क्वेश्चन भी यही समझा देंगे आपको, और प्रॉब्लम्स आपकी ले लेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन की, एनसीईआरटी से कोई है तो वो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पहले वाले रहते हैं अभी, जो आपने बहुत सारी लिस्ट दी थी मुझे, उसकी प्रॉब्लम मैंने अभी तक आपको सेंड नहीं की है, तो वो सब मैं कल बताऊंगा आपको, ताकि मंडे से नहीं संडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि थोड़ा ज्यादा समय दे दूंगा। बाकी जो हमारा बीच में 2 दिन का गैप आया, क्योंकि मैंने जो आप लोगों का शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से आपका सिलेबस जो पूरा हो रहा है रिवीजन का, वो लगभग लगभग अप्रैल मिड तक जाएगा। पूरे साल का जो सिलेबस है वो आपका इन 3 महीने में जाकर पूरा होगा, तो लगभग ये समझ लीजिए अप्रैल मिड तक, 20 तारीख के आसपास तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, सब कुछ। तो इसीलिए मैं लापरवाही नहीं कर सकता, अगर 2 दिन का डिले हुआ है तो मुझे वो 2 दिन आगे कहीं ना कहीं कवर करने पड़ेंगे, तो एडजस्टमेंट आप लोग देख लीजिएगा। टाइम 10 बजे का रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।